नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्राणी अपनी दादी को उठाती है, लेकिन दादी पहले तो उठती नहीं है। इंद्राणी बहुत डर जाती है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है तो दादी उठ जाती है। लेकिन तब इंद्राणी को पता चलता है कि इंद्राणी के जाने के बाद उसकी दादी डिप्रेशन में चली गई थी अपने पति की मौत के बाद, और इस वजह से वो मेडिसिन खाने लगी थी नींद के लिए, क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुज़र रही है और इस वजह से वो मेडिसिन खाती थी, जिस वजह से उन्हें बहुत गहरी नींद आ जाती थी। और जब भी वो सो जाती थी तो उन्हें पता नहीं चलता था, इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि अभी जो घर पे जो कुछ भी हुआ उस बारे में। जिस पर इंद्राणी कहती है कि दादी ऐसा कब से चल रहा है, तो उसकी दादी उसे सब बताती है कि ये तुम्हारे दादा की मौत के बाद, क्योंकि जब तुम घर पे थी उस टाइम पे जब तुम्हारे दादा का एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट के बाद जब तुम्हारे पिता को सब कुछ पता चला तो वो एकदम से टूट गया, बिखर गया। और उसके बाद फिर तुम जो अचानक से गायब हो गई, इससे तो वो और सदमे में आ गया। और सबसे मैं वो इतना उलझ कर बिज़ी हो गया कि उसके पास समय ही नहीं था मुझ पे ध्यान देने का। जिस पर वो कहती है कि क्या वो इतना सा भी नहीं देख सकते, जो उनके पास है उनका भी ख्याल नहीं रख सकते। ख्याल तो रखता था, सारा दिन 24 घंटे घर पे ही तो पड़ा रहता था, हर वक्त सिर्फ माँ माँ करता रहता था। एक छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ के पल्लू से पकड़ घर पे ही बैठा रहता था, कुछ नहीं करता था। तुम्हें पता ही है, इतने सालों में जब से तुम गई हो तब से उसने कोई काम नहीं किया, कोई रिसर्च नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई किताबें तक को हाथ नहीं लगाया उसने। बस अपने आसपास, मेरे आसपास घूमता रहता था। मैं उसे कहती थी कि कब तक चलेगा घर, तो अभी जैसे तैसे, अब जब तक मैं ज़िंदा हूँ, इसके पिता के पेंशन उन्हें मिलती थी और अब मुझे भी उन पेंशन मिलता है, तो पेंशन से घर चल रहा है। लेकिन कब तक, मेरे जाने के बाद क्या होगा इसका, क्योंकि इसके पास जितने पैसे थे वो पैसे तो काफ़ी हद तक खर्च हो गए, क्योंकि इसने आधे से ज़्यादा पैसे शराब में उड़ा दिए। तुम्हारे जाने के बाद अचानक शराब की सी लत लग गई और तब से वो शराब पीता रहा। उसे कुछ भी होश नहीं रहता था और हमेशा जब भी शराब पीता था तो एकदम से पागलों की तरह झूमते हुए कहता था कि मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूँ जिसकी बीवी मर गई मेरे उसी की वजह से, और उसके बच्चे भी चली गई उसकी वजह से, उसके गलत दोस्त और गलत डिसीजंस की वजह से आज कोई भी उसके साथ नहीं है। वो ये सब बहुत ज़्यादा बोलता था, दुखी होता था, परेशान होता था, रोता था, बिलखता था। मैं भी कभी ना कभी भगवान से ये चाहती थी कि तुम आ जाओ लौट कर, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि तुम आओगी भी तो भी तुम उसे माफ़ नहीं करोगी, और मैं चाहती भी नहीं थी कि तुम उसे माफ़ करो। तुम्हारे पिता ने बहुत गलतियाँ की है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ। तुम्हारी माँ के साथ गलत किया, तुम्हारे साथ गलत किया, अपने माता पिता के साथ तक उसने गलत कर दिया। तो वो कभी भी किसी के माफ़ी के तो लायक नहीं है, मैं ये कह भी नहीं सकती। लेकिन मैं मेरी बेटे को कैसे छोड़ सकती हूँ, वो आखिर मेरा बेटा है। मैं उसकी 1000 गलतियाँ भी माफ़ कर सकती हूँ। जिस पर इंद्राणी कहती है, अगर उनकी 1000 गलतियाँ पूरी हो जाए तब भी आप उन्हें माफ़ करेंगी। जिस पर वो कहती है, तो क्या हो गया, मेरा बेटा है वो, माफ़ तो करना होगा उसे, चाहे मैं उसे कितनी ही सज़ा देने के बारे में सोच क्यों न लूँ, पर मैं उसे सज़ा नहीं दे सकती। मुझे तो समझ नहीं आता आपको क्यों नहीं सज़ा देनी थी, उसे देती सज़ा। ठीक है, उन्होंने जो गलतियाँ की उसके लिए आप उसे सज़ा नहीं देना चाहती हैं,
पर सज़ा अब मैं दूंगी उन्हें। वो जेल में है। क्या कहा तुमने? अब कुछ नहीं दादी। अब मैं ये कह रही हूँ कि वो भी अभी तक घर नहीं आया है ना, तो घर नहीं आया नहीं, मतलब वो आए थे, मतलब हम दोनों ने साथ में खाना वाना खाया, लेकिन वो कहीं चले गए हैं। वो कहाँ ही जाएगा, शायद अपने दोस्त के पास गया होगा। एक पुराना क्लासमेट है जो ये सब कुछ जानता है, और उसने वीरेंद्र को रोका भी था और तुम्हारे पिता को समझाया था, लेकिन तुम्हारे पिता उस वक्त कुछ भी सुनने के हालत में नहीं थे। और अब उन दोनों की ही ज़्यादा बनती है, क्योंकि अब वो उसके अलावा किसी और पे भरोसा ही नहीं करता, जिस पर वो कहती है कि फिर से दोस्त। दोस्त तो ज़रूरी है बेटा, तुम्हारे भी तो हैं। माँ, मेरे दोस्तों में और उनकी दोस्ती में बहुत अंतर है, क्योंकि वो जिनसे दोस्ती करते हैं वो अक्सर उन्हें धोखा दे देते हैं। आज एक दोस्त की वजह से ही आज उनकी और हमारी ज़िंदगी ऐसी है। जिस पर उसकी दादी कहती है कि ये तो उसकी खुद की गलती से ज़्यादा किसी और की भी तो गलती है। जिस पर वो उसकी दादी की बात सुन इंद्रानी कहती है, ठीक है दादी, अब आप सो जाइए। इंद्रानी मन ही मन कहती है कि बात तो आपकी सही है दादी, लेकिन गलती तो उनकी भी है, क्योंकि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, जब तक दोनों हाथ ना लगाया जाए। मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकती दादी, लेकिन हाँ, मैं आपके बेटे को घर ज़रूर वापस लेकर आऊँगी। वो ये सोचकर घर से बाहर जाने लगती है। जैसे वो मेन गेट के पास आती है, उसका दोस्त उसे कहता है, क्या हुआ? अपने पिता की फ़िक्र हो रही है? तुम अब तक जगे हुए क्यों हो? जिस पर वो कहता है कि क्यों, तुम जगी हो सकती हो तो मैं नहीं जगा हो सकता। जिस पर इंद्रानी कहती है, मैं तो जगी हुई हूँ अपने काम की वजह से। कौन से काम की वजह से? कुछ नहीं, बस ऐसी। लेकिन तुम क्यों जगे हुए हो? जिस पर वो कहता है कि मैं तो जगा हुआ हूँ अपने दोस्त की वजह से। अच्छा, तो तुम्हारे दोस्त को क्या चाहिए जिस वजह से तुम जगे हुए हो? वो तो मेरी दोस्त ही जाने कि उसे क्या चाहिए। वो अगर मुझे बता देगी तो मैं उसकी मदद कर दूँगा, और अगर उसे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए तो भी मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी मदद करना पसंद है। क्यों, तुम उसे पसंद करते हो क्या? अरे बाप रे, ऐसी बातें लड़कियों के मुंह से शोभा नहीं देती। क्यों, लड़कियों के पास दिल नहीं होता है क्या, या वो अपनी जज्बात बयां करना नहीं जानती? वो जानती तो है, लेकिन लड़कियों को कभी ऐसी बातें सामने से नहीं करनी चाहिए। लड़कियों को ना हमेशा चुप रहना चाहिए। ये सारे काम लड़कों के हैं। ऐसी बकवास बात किसने कह दी? मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैं ऐसी बकवास चीज़ें नहीं मानती। हाँ, मुझे पता है, इसलिए तो तुम इंद्रानी हो, रानी की तरह जीने वाली, एकदम निडर, बहादुर, बेखौफ, बेबाक। पर कोई बात नहीं मेरी जान। क्या कहा तुमने? वो एक फ्लो में आ गया था। ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं सोचो, बस ऐसे ही बोल दिया मेरी जान। अच्छा, तुम सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है तो इंद्रानी कुछ बोल नहीं पाती है, तो फिर राघव ही बोलता है, फिर कहाँ जा रही हो? फिर से पूछता है, तो फिर इंद्रानी कहती है कि बाहर जा रही हूँ। वो तो मुझे भी पता है कि तुम बाहर जा रही हो,
दरवाजे पे खड़ी हो तो बाहर ही जाओगी। तो मुझे ये बताओ कि जा क्यों रही हो, वो भी रात के 10 बज रहे हैं। जिस पर इंद्राणी कहती है कि मुझे पिताजी को छुड़ाने के लिए सबूत इकट्ठा करने होंगे कि आखिर यहाँ क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया जो पिताजी को जेल जाना पड़ा। इस पर राघव कहता है कि मैं खबर लेकर आया हूँ, मुझे पता है वो जेल क्यों गए। वैसे नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। जिस पर इंद्राणी कहती है कि नहीं, मुझे अभी उनसे मिलना है, जानना है कि क्या हुआ है नहीं हुआ। अरे बाप रे, देखो जेल वाले तुम्हारा चाचा मामा ताऊ तो है नहीं जो तुम्हें रात के 10 बजे कैदी से मिलने दे। ए, मेरे पिता को कैदी मत कहना। अच्छा, वो तुम्हारे पिता है? मुझे लगा तुम डॉक्टर साहब बोलोगी या कुछ और कहोगी, पर चलो ठीक है, मानी तो सही कि वो तुम्हारे पिता हैं। जिस पर इंद्राणी कहती है कि तुम ज़्यादा नहीं बोलते। जिस पर वो कहता है नहीं, मैं तो ज़्यादा नहीं बोलता, बस उतना ही बोलता हूँ जितना कि मुझे ज़रूरत लगता है। जिस पर इंद्राणी कहती है कि ठीक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से मुंह खोलते हो, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा भी मत मुंह खोलना जिससे सामने वाले को तुम्हें मारना पड़ जाए और तुम्हें मार खाना। जिस पर इंद्राणी की ऐसी बात सुन राघव कहता है ऐसा कुछ कभी हो ही नहीं सकता, मुझे कोई मार दे इतना आसान है क्या? जिस पर इंद्राणी कहती है बहुत आसान है, तुम्हारा तो हाथ तोड़ना भी बहुत आसान है। अभी अभी तोड़ा है मैंने किसी का हाथ, पता है ना? हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये करने की ज़रूरत है। तुम ये बताओ, नहीं छोड़ो, जाने दो। क्या मतलब, क्या बोलना चाहते हो तुम? इंद्राणी तो समझ जाती है क्योंकि वो उसके दिमाग को पढ़ लेती है। फिर इंद्राणी बिना कुछ कहे फिर घर में जाने लगती है। राघव कहता क्या हुआ, तुम घर में जाने लगी हो? बिना मैंने कुछ कहा तुम मेरी बात मान गई। जिस पर राघव की ओर देखती है रानी और कहती है तुम बहुत बकवास इंसान हो, छोड़ो जाने दो, और मेरी फ़िक्र करने के लिए शुक्रिया, पर ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आराम कर सकते हो तुम। ये बोलकर इंद्राणी सोने चली जाती है। राघव भी चला जाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है पूरी तरीके से और अब ताला भी लगा देता है कि कहीं इंद्राणी भाग ना जाए। इंद्राणी हंसने लगती है उसकी हरकतों को दूर से देख और फिर मुस्कुराते हुए चली जाती है और जा कर के फिर सो जाती है। सुबह होता है, कोर्ट में पेशी होने वाली होती है उसके पिता की। हालांकि वो लोग सुबह सुबह जब जागते हैं और उसकी दादी जब जाग कर सुबह में बाहर निकलती है, सुबह सूर्य देव को जल देने के लिए, घर के अलग अलग काम करने के लिए, तो वो देखकर हैरान होती है क्योंकि कुछ कमरे ऐसे थे जिसे बंद करके वो रखी थी ताकि उन्हें ज़्यादा साफ़ सफाई करना ना पड़े। तो जब उन दरवाज़ों को खुला देखती है तो वो अंदर जाकर देखती है तो देखती है एक कमरे में ईशांत और उसके पिता सोए हुए हैं और एक कमरे में राघव सोया हुआ है, एक कमरे में इंद्राणी सोई हुई है। तो पहले तो वो ईशांत और मुथु को देख चिल्लाने लगती है, ये कौन हो तुम, मेरे घर में क्या कर रहे हो, मेरा घर धर्मशाला नहीं है, चोर कहीं के, उठो। वो डंडा लेकर आ करके ईशांत और राघव को मारने लगती है। जिस पर मुथु एकदम से उठता है और कहते हैं कि दादी जी, मैं मुथु हूँ, मैं इंद्राणी का पिता। जिस पर वो रुकती है और कहती है ओ माफ़ कीजिएगा, आप गांव से आए हैं? हाँ, पर मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो आई एम सॉरी, अच्छा माफ़ कीजिएगा। जिस पर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं दादी जी,
आपकी गलती नहीं है, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। आप इंद्रानी की दादी है तो आप मेरी माँ ही जैसी होंगी ना, तो कोई बात नहीं। हम बस कल रात को अचानक से आ गए। मतलब थोड़ी आपकी फ़िक्र हो रही थी और मेरा बेटा भी थोड़ा बेकाबू सा हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा आपका बेटे के पास आ जाऊं, वो उसकी मदद कर सकते हैं ना, इसलिए। अच्छा, पर वो तो घर आया ही नहीं है शायद रात से। जिस पर वो कहते हैं, हाँ मुझे पता है, वो तो जेल, जैसे वो जेल बोलने वाले होते हैं तभी इंद्रानी आती है और कहती है वो ज़रूर अपने दोस्त के पास होंगे ना, इसलिए नहीं आए हैं। आपने तो बताया था दादी, इसलिए आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं उन्हें बाद में मदद के लिए बुला लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। पर दादी मुझे बहुत भूख लगी है, आप खाने के लिए कुछ बना लीजिए ना। जिस पर इंद्रानी की बात सुन के वो कहती है कि खाना तो मैं बना दूँगी बच्चा, लेकिन पहले झाड़ू तो मारना होगा ना। ये कमरा अगर तुम लोग इस्तेमाल करोगी तो इसकी सफाई तो करनी होगी ना, तो इसको सफाई कर दें। जिस पर इंद्रानी कहती है, दादी आप ये सब रहने दो, साफ़ सफाई हम लोग सब मिल के कर लेंगे, और आप बस खाना बना दो हम लोगों के लिए। वैसे उधर कौन लुढ़का हुआ है उस कमरे में? कोई तो देखने को लगा, लेकिन पहले मैंने सोचा यही कमरा देखूं। जिस पर वो जा कर के इंद्रानी देखती है, और सभी लोग तो देखती है राघव सोया हुआ है, और वो मस्त एकदम तकिया को एकदम पकड़ कर, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड हो, एकदम टांग चढ़ा के तकिए पे आराम से सोया हुआ था। एकदम तकिए को गले लगा कर, एक लंबा सा तकिया था उसे। और फिर इंद्रानी कहती है कि इसे सोने दीजिए। जिस पर वो कहती है कि ये बच्चा कितना अकेला है। जिस पर इंद्रानी कहती है वो अकेला नहीं है, वो ऐसा ही है, थकेला कहीं का, दिमाग खाता है मेरा। उसकी दादी बोलती है ठीक है, तो मैं खाना बनाती हूँ, तुम सफाई कर लेना। वो उधर बाथरूम के तरफ वहाँ पे ना एक कबर्ड रखा हुआ है, वहीं पे उसी के अंदर सारी साफ़ सफाई करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छे से सफाई वगैरह कर लेना। और हाँ, अगर पोछा मारोगी तो पोछा बाहर ही रहने देना, वो सूख जाएगा तब वो कबर्ड में रखाएगा, ठीक है। जिस पर इंद्रानी की ऐसी बात सुन इंद्रानी अपनी दादी की बात सुन कहती है कि ठीक है दादी, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, अब जाओ। फिर उसकी दादी फिर जाती है रसोई में, खाना वाना बनाती है, खाना वाना बना लेती है। तब इंद्रानी से कहती है कि बेटी घर की सफाई हो गई? इस पर वो कहती है हाँ हो गई। उसके बाद वो नहाती है, फिर पानी उनी चढ़ाती है, सारी चीज़ें करती है। ये सब करते करते 8 बज जाते हैं। 8 बजे 9 बजने वाले होते हैं, 8 बज चुके होते हैं। तभी इंद्रानी की दादी कहती है कि बेटी मैंने जो बनाया है वो तुम खाओगी? जिस पर वो कहती है हाँ क्यों नहीं दादी। फिर वो कहती है कि मैंने तो आज चूड़ा था तो मैंने पोहा बना दिया। इस पर वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं दादी। फिर सबको पोहा खाने के लिए देती है, पोहा देती है। और मुथुक से तो पहले पूछती है कि चाय पीजिएगा क्या, तो वो कहते हैं नहीं चाय तो नहीं पीना मुझे, आप बस पोहा दे दीजिए, पोहा और पानी दे दीजिए, काफ़ी है। फिर सभी पोहा का नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर दादी कहती है बेटी दोपहर के लिए मैं चावल चढ़ा देती हूँ, ठीक है। इस पर नानी कहती है कि नहीं दादी कोई बात नहीं, अभी तो हम सब बाहर जा रहे हैं, बाहर जा कर के कुछ ना कुछ खा ही लेंगे। तो ईशांत भैया घर पे रहेंगे और पिताजी घर पे रहेंगे, तो आप बस इन दोनों का और अपना 3 लोगों का खाना बना दीजिएगा और आप लोग खा लीजिएगा। और अपने पिता को कान में कहती है कि दादी को कुछ पता नहीं है तो उन्हें मत बताइएगा, बाकी सारी चीज़ें मैं संभाल लूँगी,
आप बस भाई का ध्यान रखिएगा ताकि दादी को कुछ ना हो। जिस पर वो कहते हैं ठीक है।